यस। साथियों नमस्कार। इंडिया ग्रीन्स की वेबिनार में, और ये हमारा चौथा एपिसोड है। और कोविड-19 से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम हर शनिवार 5 बजे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, गहन चर्चा करते हैं। बहुत से लोग इसको पसंद कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं फेसबुक में या यूट्यूब के जरिए, या जो लोग हमारे साथ अभी जूम पे जुड़े हुए हैं। और आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कोविड-19 से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स का, यानी जो प्रवासी कामगार लोग हैं। और 90% जो हमारा पूरा बिजनेस है, पूरी जो इकोनॉमी है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ चलती है। और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को चलाता ये हमारा कामगार मजदूर है। पूरे जो शहर हमारे, चाहे वो महानगर हैं या छोटे शहर हैं या दूसरे शहर हैं, वो सारे के सारे शहर को चलाने का काम यही जो माइग्रेंट वर्कर जिसको हम कहते हैं वो करते हैं। जब लॉकडाउन हुआ उसकी कोई सूचना पहले से नहीं थी। आपने तस्वीरों में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लाखों की संख्या में कामगार मजदूर अपने घरों की ओर जाने के लिए परेशान थे। 500-500, 600 किलोमीटर दूर पैदल चल के लोग गए हैं, महिलाएं, बच्चे, और कईयों की उसमें मौतें भी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले बम्बई में भी, आप बॉम्बे में भी काफी लोग जमा हो गए बांद्रा स्टेशन में, इस अफवाह के बाद कि कोई ट्रेन चलने वाली है। तो ये सारा जो मुद्दा है, और अगर आप इस कोविड-19 क्योंकि ग्लोबल महामारी है, उससे भारत से भी ज्यादा बुरी तरह प्रभावित बहुत से देश हुए हैं। उन देशों में क्या हो रहा है अगर आप देखिएगा तो वहां पे जो कामगार लोग हैं उनको बहुत सारा इकोनॉमिक पैकेज उनको मिला है सरकारों की तरफ से। हमारे देश में या उन इंडस्ट्रीज को पैकेज मिला है जो इंडस्ट्रीज इन कामगार मजदूरों को रोजगार देती हैं ताकि वो तनख्वाहें दे पाएं। हमारे देश में ऐसा कोई भी योजना नहीं है। केवल जो जनधन अकाउंट है उसमें कुछ पैसे लोग के गए हैं। उसके अलावा जो ये मजदूर हैं इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। ये सारे के सारे मजदूर ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट पर होते हैं, और ये कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। लाखों लोग अभी भी अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत पेचीदगी है इस पूरे मसले पर। गरीबी है, भूख है, बेरोजगारी है, तमाम सारे मुद्दे। और इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय जी हैं। अरुणा रॉय जी का मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं कि वो सिविल सर्वेंट रही हैं। सिविल सर्वेंट के बाद वो सामाजिक सेवा में आए। उन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम की एक संगठन बनाया, और राजस्थान में वो काम करती हैं। और इस वक्त तिलोतनिया से, राजस्थान से वो हमारे साथ जुड़ी हैं। और उनके सहयोगी शंकर सिंह, वो भी किसानों और मजदूरों के बीच काम करते रहे दशकों से, और वो भी उसके MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन के को फाउंडर है। तो वो भी जुड़े हुए हैं। और साथ में हमारे अनिल चमड़िया जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, मीडिया एकेडमिशियन हैं, और मास मीडिया और जन मीडिया के संपादक भी हैं। अनिल जी इंडिया ग्रीन्स पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और इन तमाम सामाजिक मुद्दों पर एक नजरिया उनका रहता है और शोध रहता है। तो हम शुरुआत करते हैं शंकर सिंह जी से। तो शंकर सिंह जी 10 मिनट में अपनी बात कहें
और फिर अरुणा जी को मैं निवेदन करूंगा, और आखिर में समाप्त अनिल जी करेंगे, और उसके बाद हम सवाल जवाब, आप लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब जो होंगे वो इसके चैट के जरिए से ले लेंगे। तो शंकर जी। प्रशांत, सॉरी सॉरी, मैं शंकर जी को आमंत्रित करूं इसके पहले डॉक्टर अपेक्षा से निवेदन करता हूं कि वो इंडिया ग्रीन्स पार्टी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों के बीच में रखते हैं। Hello everyone, I am Dr. Apeksha Vasudev. I am the convener of COVID-19 Task Force of India Greens Party. I'll give you the brief introduction of the party. Here, if you could see on the screen. The IGP was initiated in New Delhi on 2nd July 2017 with the participation of 44 people from 17 states. The party was officially founded on 18th November 2018 at New Delhi with the adoption of its constitution and formation of national executive. It is registered by the Election Commission of India as a political organization on 18th July 2019. The party is the first pan-India Green Party having members in more than 25 states. The IGP is a full member of Asia Pacific Green Federation and the Global Greens. Here you could see the principles of the party. The core principles are ecological wisdom, social justice, participatory democracy, non-violence, sustainability, and respect for diversity. These are few of the policies which our party follows. You can visit on our website to have a look at it. Mr. Suresh Nautiyal, an activist and journalist, environmentalist, is the national president of Green Party. We have constituted this COVID-19 task force as a part of initiative of IGP, wherein we conduct the weekly webinars. Few of the webinars conducted so far are on food security of India, opportunities and challenges of water, urban class governance and sustainability, clinical and preventive aspects of COVID-19, data privacy and civil rights in COVID-19 times, gender issues during COVID-19 times. Today's topic is about migrant workers in COVID-19 times. These are our speakers. You can avail all these webinars on our YouTube channel. You can kindly subscribe to our channel as well. Thank you very much. शंकर सिंह जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शंकर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं। देश के जो पालनहार है, एक तरह से शहरों के, देश के, जो आपने बताया अभी कि इनके बिना चलता नहीं है, वो लोग वहां से रवाना हुए और अपने घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में अटके हुए हैं। और जो सरकार जिस तरह से निर्णय लेती है कई बार कि रात की 12 बजे आप बोल दो कि कल से ये चीज बंद हो जाएगी, और आप बिना कोई तैयारी के उनको ये कह दो, सब कुछ बंद कर दिया, उनको वहीं पटक दिया। और मैं तो कहूंगा पटक ही दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत मजे से है और उनकी सब व्यवस्थाएं हो रही है, उनकी अच्छी स्थिति नहीं है। नहीं तो वो अपना जहां रह रहे थे, फैक्ट्री के अंदर रहते तो शायद वहां पे कुछ, वहां भी नहीं, रास्ते में वहां भी नहीं, लोग पैदल चल के, मैं जिस इलाके में हूँ गांव में, यहाँ हर घर में से एक न एक कोई पलायन पे रहते हैं, कई परिवार रहते हैं, कई एक न एक रहते हैं। जो लोग यहाँ आए हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, जहां वो काम कर रहे थे वहां ठेकेदार ने पैसा दिया नहीं है, पैदल चल के घर पहुंचे, और घर आने के बाद वो एक तसल्ली है कि घर आ गए। लेकिन इनकी जो पूरी स्थिति है यहाँ, कि ऐसा नहीं है कि घर आ गए तो अब सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ भी या तो उनका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है,
उनको गेहूं नहीं मिल रहा है, उन्होंने अपना कुछ कार्ड नहीं बनाया जो लंबे समय से वहां थे, और यहाँ पैसा नहीं है, नरेगा यहाँ बंद पड़ा है, तो आप उस परिवार को भूखमरी की कगार पे छोड़ रहे हैं। एक साथ है, फोन आया था बिहार से, मुजफ्फरपुर से एक साथी का। उन्होंने कहा कि हमारे लोग बॉम्बे में फंसे हुए हैं, क्या आप उनको मदद कर सकते हो? मदद क्या कर सकते हो कि आप उनको कोई पैसा थोड़ा बहुत दे दो ताकि वो अपने घर पहुंचे। तो उन्होंने कुछ लोगों के लिए, 4 लोगों के पैसे की व्यवस्था की, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ फोन आने लगे, तो अब उनके लिए कहां से पैसे की व्यवस्था होगी? तो उन्होंने एक बड़ा सा ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में 90 लोग हैं, स्वान है इनका वो पूरा ग्रुप का, SWAN, स्टैंड वर्कर एक्शन नेटवर्क। इसमें ये 90 लोग जिस तरह से जो स्थितियां निकाली है वो बहुत ही खतरनाक। उन्होंने कहा 10,000 लोगों से हमने संपर्क किया, उनसे फोन पे बात की, तो उसमें से 85 लोग का जवाब था कि ठेकेदार ने उनको पैसा ही नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं कि बिना पैसे के उनको रवाना किया। फिर उन्होंने पूछा, उनको 72% लोगों को से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 300 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो जेब में है वो 300 रुपए है। अब चाहे घर पहुंचाओ, चाहे वही भूखे मारो, या जो भी आपकी स्थितियां वो देखो आप। और 70% लोगों ने कहा कि कहीं पका हुआ खाना उनको नहीं मिल पा रहा है जो सरकार ने है। कुछ खतरनाक केस स्टडी है। एक मैंने कहा कि मेरे 4 साल का बच्चा है, उसकी माँ को खाना नहीं मिल रहा है, तो बच्चे को दूध भी नहीं मिल रहा है। तो इस किस्म की परिस्थितियों में आज भी फंसे हुए, ऐसा नहीं है आज सब सॉर्ट आउट हो गया, आज फंसे हुए। और सरकार का एक तरह का रिश्ता भी चलता है, मजदूरों को एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। आप कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे, 35,000 जो ये अपनी कंपटीशन की तैयारियों के लिए वहां बैठे हैं, उनको यूपी से 300 बसें आई, उनको लेके गई। उनको अलग अलग स्टेट से बसें आके झारखंड वाले ले जा रहे हैं, यूपी वाले ले जा रहे हैं, उनको सबको ले जाएंगे, क्योंकि कुछ एक वर्ग के बच्चे आते हैं। ये मजदूर वर्ग के, इसकी वहां भी पिटाई होती है, और गांव में पहुंचो तो इनकी हालत आज वो एक तरह से बड़ी विकेट पर से, चारों तरफ से अगर सरकार नहीं सोचे इनके लिए, तो इनके लिए बहुत गंभीर संकट है। गांव में बैठे हैं, आज उनके घरों में जाके देखो, केवल गेहूं और नमक और थोड़ी सी मिर्ची मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं है उनके घरों में। वो गेहूं भी, क्योंकि राशन का गेहूं अभी उन्होंने डबल कर दिया, इस वजह से वो गेहूं मिल रहा है, और बाकी स्थिति नहीं है। हम जहाँ काम कर रहे हैं, इस संगठन का नाम भी मजदूर किसान शक्ति संगठन है, क्योंकि यहाँ किसान तो है लेकिन वो मजदूर पहले है, और उसके बाद किसानी भी करता है, लेकिन वो मजदूर है। हर घर में वो मजदूर है जो पलायन करते हैं। तो आज लॉकडाउन के दौरान इनकी जो जिस तरह से सरकार संभाल रही है, वो बहुत अच्छा, कोई अच्छा चित्र नहीं है। मैं अरुणा से अनुरोध करूंगा कि वो जी अरुणा जी। मैं भी मजदूर किसान शक्ति संगठन की सदस्य हूँ, और क्योंकि मैं 70 साल से ऊपर हो गई हूँ, मुझे घर बंद कर दिया है, तो मैं घर में हूँ। और शंकर और मैं, देवडुंगरी गांव है राजसमंद जिले में, वहां पे 30 साल पहले हम लोगों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन का स्थापना किया था। और वहां एक गांव में एक झोपड़ी में रहते हैं, अभी भी शंकर वही है, और मैं वहां नहीं हूँ, मैं घर आई हुई हूँ, क्योंकि फिक्र बहुत हो गया कि मैं कहीं कोविड से मर ना जाऊं, तो इसलिए लोग मुझे पाबंद करके अंदर बंद कर दिए हैं। मुझे लगता है कि इस कोविड ने हमारे सबको मध्यम वर्गीय बना दिया एक तरीके से, जो न्यूक्लियर फैमिलीज और बंद घरों के अंदर रहते हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग मिलता जुलता रहता है। इसके आप यदि देखें, इनकी सोशल और हमारे सोशल बिहेवियर में फर्क यही है। मैं वैसे कुछ 46 साल हो गए मैं गांव में ही रहती हूँ, ये भी गांव है मगर थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ा ठीक है। मगर देवडुंगरी में
रहते रहते जो मेरा समझ है वो सब मजदूर किसान शक्ति संगठन और देवडुंगरी गांव, राजसमंद जिला, वहां के अनुभवों से है। और मैं और शंकर बहुत पहले से साथी हैं, 1980 से हमारी दोस्ती हुई है। और हम लोगों को, मुझे तो शंकर ने बहुत कुछ सिखाया है। और यदि मैं शंकर और लाल सिंह, चुन्नी सिंह, नौरती बाई, मांगी बाई, इन सबके साथ जीती नहीं और रहती नहीं 24 घंटे, तो शायद मुझे समझ ही नहीं बनता। शायद नरेगा का हमने जो दबाव डाला है बहुत सारे लोगों ने मिलके, मगर एनकेएसएस का दबाव जो कानून बनाया उसमें भी मदद किए, वहां पे नेगोशिएट भी किए मजदूरों के लिए, और वहां पे ग्राम में मजदूर को क्या स्थिति है वो भी हम जानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले, मेरी एक दोस्त है सुशीला, जो महिलाओं के साथ बहुत काम करती है, वो जवाजा क्षेत्र में अजमेर जिले में रहती है। तो सुशीला ने इतना सटीक बात बताया, शंकर को भी बताया उसने, कि मैं अपने दोस्तों से पूछी, महिलाओं से, कि क्या आपकी क्या परिस्थिति है। तो उन्होंने कहा परिस्थिति तो बहुत खराब है, क्योंकि एक तो बंद है, एक तो मजदूरी के लिए जा नहीं सकते, क्योंकि आज कमाया कल खाए, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। और ये भी है कि जो सरकार दे रही है, जो 2,500 रुपए कुछ पकड़ाती है, कुछ सेवाएं दे रही है, वो कितने दिन तक चलेगा ये मालूम नहीं है। अब हमारे जो अनाज है, इस बार राजस्थान में अच्छा फसल रहा है इसका, गेहूं का, मगर उठाने के लिए, उसको ले जाने के लिए मंडी में व्यवस्था नहीं है, उसको वहां पहुंचाने के लिए व्यवस्था नहीं है। छोटे मोटे किसान उसको घर भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, या कोई बैलगाड़ी तो है ही नहीं अभी हमारे, तो खत्म हो गई है, हमारे समाज में ही खत्म हो गया है। यदि आपको जोताना है, आपकी छोटी सी खेत है, तो कुछ जगह तो बैल आपको मिल जाएंगे, नहीं तो बैल ही खत्म है। इस तरीके की हमने आधुनिक व्यवस्था लेके आ गए हैं, और आधुनिक व्यवस्था में सबसे छोटा किसान और मजदूर बहुत पिटता है। सुशीला ने क्या कहा कि मेरे महिला दोस्तों ने कहा कि कपड़े फट जाएंगे तो टांके लगा सकते हैं भाई, हमारे राजस्थानी में बोले, मगर पेट में भूख है तो क्या उसको टांका लगा सकते हैं क्या हम लोग? मतलब वो इतने सटीक बोले कि गरीबी इस लिहाज आ गई है आजकल कि गरीबी का मापदंड शायद बदल गया है, क्योंकि वो हम सबके जबरदस्ती शौचालय तो बना दिए गए हैं, वो काम करें या नहीं करें वो सब हो गया है। मगर आज इस पूरे कोविड-19 ने हमारे अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा चोट किया है, क्योंकि हम मजदूर लोग जो 93% आप जो परिचय दिया था आपने प्रशांत जी, आपने कहा था 93% लोग हम ही हैं मजदूर, हम ही सब जगह हैं। और हमें एक दो भय बैठ गया है। एक भय तो ये है कि क्या ये कोविड-19 उठने के बाद हमारे छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां चलती थी जिसमें हम मजदूरी करते थे, क्या वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? उन मालिकों का क्या होगा? वो तो डूब रहे हैं, सब लोग अर्थव्यवस्था में डूब रहे हैं, वो भी उनका भी दिवालिया सामने नजर आ रहा है। क्या वो वापस उसको चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? जहां पे ठेले मजदूर खड़े होके सब्जियां बेचते थे, उनको तो सब लाठी मार के पीट पीट के पुलिस ने घर भेज दिया है। वहां तो आजकल क्या खुलता है, आपके छोटे छोटे ऐसे स्टोर्स खुलते हैं, जैसे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जहां पे पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, वो तो खुले हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था परमानेंट हो जाएंगे क्या? उनका तो मन में भय बैठ गया है कि हम लोगों को तो हटा देंगे, वैसे ही पहले से ठेले वालों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, अब उनको हटा के ये डिपार्टमेंट स्टोर आ जाएंगे, ये एक भय बैठ गया है। अनाज का जहां सवाल है, आपको पता है कि 770 लाख टन पड़ा है, 77 मिलियन टन हमारे एफसीआई गोदानों में पड़ा है। और हमें जो संभालने वाले जो सरकार है वो ये कहती है कि ये नहीं रहेगी। कुछ तो कह रहे हैं उनमें से कि चावल से पेट्रोल बना लेंगे, और कुछ तो कह रहे हैं कि ये हम क्यों मुफ्त में दें, उनका क्या हक है इस पर? अरे हमारा हक नहीं है तो आपका है, किसका हक है इस अनाज पे? हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे 2 महीने के जो राशन है वो एक साथ दे दो हमें, ताकि हम लोगों को मालूम हो कि ये कोविड कितना भी लंबे चले, कम से कम अनाज तो घर में रहेगा। वो लूण और मिर्ची कहीं से ले आएंगे और हम प्याज और उसके साथ लहसुन के साथ खा लेंगे। तो ये तो जो व्यवस्था है आप जानते हैं। मुझे लगता है सोशल सिक्योरिटी जो राज नहीं सोचेगी वो कुछ और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है। क्या करेगी? हमें कहेगी सोशल डिस्टेंस हम कैसे रखेंगे? सोशल डिस्टेंस तभी रख सकते हैं जब हमारी सोशल सिक्योरिटी होगी।
हमारे लिए घरे होंगे, हमारे आप उठा के कोई कैंप नहीं फेंक देते। जो कैंप में रह रहे हैं उनकी क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारी घर व्यवस्था, हमारे रहने की व्यवस्था को आप संभाल नहीं सकते, आप जितने भी शहर में जितने भी कस्बे हैं कहीं भी चले जाइए, मुझे मालूम नहीं आप कहाँ कहाँ से हैं, परिचय तो ठीक से हुआ नहीं है, मगर जो दिल्ली से है, मैं दिल्ली क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली वाली हूँ, मैं बता सकती हूँ। अब मदनगिर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, 25-25 स्क्वायर फुट का घर है, उसके सामने 12 फुट का आपका 12 बाई 6 का एक बरामदा है, उसके बाद कुछ नहीं। आप बाहर जाओ तो भीड़ है, अंदर रहो तो भीड़ है। तो इस भीड़ में रहने वालों को आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करो, तो सोशल वेलफेयर के बगैर क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है? जहां तक अर्थव्यवस्था का संभावना है, मुझे लगता है कि भयानक स्थिति आने वाली है, क्योंकि यदि इन लोगों को हम अभी आज 100% नरेगा का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और उनको मजदूरी 100 दिन के बदले हम उनको पूरे महीने के, अभी कम से कम जब तक ये कोविड का असर रहता है 100% मजदूरी की गारंटी नहीं दे सकते, हर दिन की मजदूरी नहीं पहुंचा सकते, तो नहीं कर सकते हैं। हमने जब एक दावा किया है अभी सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे को लेके कि नरेगा को पूरा 100% चलाना चाहिए और पहले से उनकी मजदूरी दे देनी चाहिए, क्योंकि लॉ में प्रावधान है कि हम मांग रहे हैं नौकरी मजदूरी और आप नहीं देते हैं तो सरकार को हमें भत्ता देना चाहिए। ये तो प्रावधान है ही, हम कह रहे हैं ये प्रावधान है। कई जगह मजदूर डिमांड फॉर्म्स फिले हैं, सरकार तो ले ही नहीं रही है, तो इसलिए हमने कहा हमें तो दो। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो हमें लगता है कि कुल मिला के ये जो इमरजेंसी कैश रिलीफ वगैरह जो हमारे लिए बताया गया है, हम कहते हैं कि एक परिवार के लिए आप हमें ब्लैंकेट कुछ पैसे और राशन का व्यवस्था करोगे तो हम चलेंगे, नहीं तो हम कैसे चलेंगे? और हमारे आगे क्या होने वाला है? लोग पूछने लगे हैं आगे क्या होगा हमारा, क्या हम ये छोटे छोटे घोंसले में बंद रहेंगे? कई लोग कहने लगे हैं कि अब तो गांधी के सही अर्थ समझ में आ रहा है हम लोगों को कि हमें न्यूनतम खर्चों में रहना चाहिए, हमें अपने आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा, हम अपने खेत, अपने जो व्यवस्था है इर्द गिर्द, उसी से हमारी अर्थव्यवस्था चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़े व्यवस्था में रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस है। केरला ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको संभाला है, खैर हम भी लिखे हैं, कई लोगों ने लिखा है और हम भी एक चर्चा चलाते हैं उसमें। केरला के एक्स चीफ सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने बताया कि जब तक आप उस मजदूर के दिल में और दिमाग में एक सिक्योरिटी और ट्रस्ट नहीं पैदा कर सकते हैं, तब तक आप कोविड को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोविड तब कंट्रोल होगा जब उस मजदूर और जो गरीब के मन में ये व्यवस्था का ऊपर एक आस्था होगा कि ये हमें संभालेगा। इसको छोड़ के अब पूरी बातों को हम लोगों ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये कर दिया कि व्यवस्था को संभालने की जगह वो कोविड को कम्युनलाइज करने के दार पे लग गए। अब उस कम्युनलाइजेशन में बाड़मेर में ये हाल है, यहाँ राजस्थान में, कि सब्जी बेचने वाले का पहले नाम पूछा जाता है, तेरा नाम क्या है? वो मुसलमान नाम हो तो उसे सब्जी नहीं ले रहे हैं। अब बताइए आप, इस हद तक पहुंच गया है कि सब्जी नहीं ले रहे हैं, उनको बिल्कुल किनारे कर रहे हैं। अब ये क्या, ये हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? ये क्या अर्थव्यवस्था होगा? हम हर जगह चोट खा रहे हैं और कोविड ने सरकार को एक टूल दे दिया है जिससे वो हमें घर बंद कर दिए हैं। हम कहीं जाके आंदोलन करने से रहे, हम कहीं जाके अपने आवाज उठाने से रहे, मीडिया हमारे पास पहुंच नहीं सकती है। हमारे बात कभी कभार कोई टेलीविजन प्रोग्राम में मुझे या निखिल को या कभी कभी शंकर को बुला लेते हैं तो हम कुछ बोल देते हैं और वो भी वाद विवाद में 2 मिनट 3 मिनट में खत्म करनी पड़ती है अपने बातों को। तो हम लोगों का क्या होगा? ये तो एक बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक मुद्दा है जो आपके पूरे ग्रीन पार्टी को सोचना पड़ेगा। डेमोक्रेसी as we know it is gone. We now in a very peculiar situation जहां पे हम एजिटेट नहीं कर सकते, जहां हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, हम लोग इकट्ठे होकर कुछ बात कर ही नहीं सकते। हम लोग चिंतित हैं क्योंकि हमारा सड़क हमारा पार्लियामेंट था, हम वहां जाते, जो भी चीजें होती गलत सही वहां जाके हम लोग बैठते थे। मुझे तो यही लगता है कि जो बातें आप सभी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, प्रश्न खूब हैं। मुझे लगता है उन प्रश्नों का संकलन करना अब सबसे आवश्यक है। अर्थव्यवस्था का क्या होगा? सबसे बड़ा गरीब यही पूछ रहा है।
अभी तो अमीर भी पूछ रहा है, अभी तो बड़े बड़ी कंपनियां भी पूछ रही हैं, क्योंकि उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चुनौती आ गया। ये जो पारदर्शिता की बात में हम कर रहे थे, ये कल परसों पीएम ने कहा है कि पीएम केयर के पैसे जो आते हैं वो पारदर्शी नहीं होंगे, वो उसके सवाल नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अरे भाई, मेरे तो हर चीज तुम तो ट्रैक कर रहे हो, मुझे तो इतने तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल एज अ कीड़ा अंडर अ माइक्रोस्कोप कर दिया है। मैं जो भी करती हूँ वो अंडर स्कैनर है, और आप जो मेरे पैसे को, जो मेरी भला के लिए आया है, उस पैसे को आपके पास ट्रस्ट में किसी लोगों ने दिया है, उसका क्या काम करोगे आप बताओगे नहीं? इट इज फ्राइटनिंग। हम तो आरटीआई वाले हैं ना, मैं शंकर तो आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं। हमें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो थी कि पंचायत के अकाउंट्स बाहर निकले, उसके वजह से राज्य के अकाउंट्स निकले, गवर्नमेंट के अकाउंट्स निकले। हम कुछ उनके बुरा तो नहीं चाहते, मगर हम तो चाहते हैं कि जो पैसा किस लिए आता है उसकी एक्सपेंडिचर तो होनी ही चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि यदि गांव में गरीब या शहर में गरीब, दोनों बहुत परेशानी में है, मगर वो शहरी गरीब और भी परेशानी में है, क्योंकि वो शहरी गरीब के लिए वो परिवार भी नहीं है और वो जगह भी नहीं है, क्योंकि गांव में कम से कम मैदान है, कुछ खुला है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं और कुछ रह भी सकते हैं। मैं इतना ही कह के, और हेल्थ का तो मैं एक तीसरा मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि पब्लिक हेल्थ वाला मामला बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है अभी। प्राइवेटाइज्ड हेल्थ हमें बिल्कुल हमारे लिए सुरक्षित नहीं रखेगा। क्या पब्लिक हेल्थ वापस आएगा इस देश में? क्या पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग इंक्रीज होगी? क्या हमारे फूड सिक्योरिटी के पैसे के बजट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी तो क्या मतलब है? कई सारे प्रश्न इस तरीके के बुनियादी इश्यूज उठ गए हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोविड ने गरीब लोगों को उसी जगह धकेल दिया है जो उनका परिस्थिति से 20-30 साल पहले, जब वो बढ़ते बढ़ते भी बहुत सारे परेशानियां हमारे सामने थी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, फिर बाद में कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर दे दूंगी। शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी। और जो खास बात निकल कर आई है अरुणा जी की बातचीत से कि जो हमारा कामगार तबका है उसको केंद्र में रखकर न नीतियां हैं, न पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। और अगर कोई विपदा आती है, चाहे वो बाढ़ आए या दूसरी और कोई विपदाएं आए, महामारी आए, उसको केंद्र में रखकर कोई योजनाएं, कोई घोषणाएं नहीं हुई। और ये जैसे मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी बनने की बात आई थी, तो स्मार्ट सिटी में जो शहर को चलाता है वो कहाँ रहेगा, उसका जीवन कैसे होगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या है, उसकी स्वास्थ्य और शिक्षा की और बेसिक ह्यूमन राइट्स की सुविधाएं क्या है। पूरी दुनिया से तस्वीरें हम लोगों के पास वीडियो के जरिए और सोशल मीडिया पे दिख रही हैं। पुलिस का रोल हमसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हैं लोग। ऐसे ऐसे देश जहां 30,000 40,000 लोग मर गए हैं, वो पूरे शहर लॉकडाउन है, लेकिन वहां की पुलिस आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे दिख रही है। कई तस्वीरें इटली से आती है कि पुलिस गिटार बजा रही जाके बस्तियों में, हमारी पुलिस डंडा लेकर मार रही है, और तमाम अफवाहें और ये सारी चीजें भी फैला रही है। पुलिस भी अफवाह फैला रही है। यानी अगर आप देखिए कि दिल्ली में ही ये हुआ कि अजान जो है उसको पाबंदी है, इसको लेकर भी अफवाह पुलिस ने फैला दी, और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और पुलिस अधिकारियों को उस अफवाह को खंडित करना पड़ा। खैर, तो ये बहुत बड़ा मसला है, और खासकर हमारे 90-93% जो कामगार जनता है उसका है। और अनिल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन दें इस पूरी समस्या पर, और फिर हम लोग सवाल जवाब और अरुणा जी सोल्यूशन पे बात करेंगे हम लोग की सरकारों को क्या करना चाहिए था और अभी क्या मौका है सरकारों के पास कि वो क्या कर सकते। अनिल जी। अनिल जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ अनिल जी।
मैं समझता हूं कि जो अभी तक हम लोगों ने बातचीत की है, उस बातचीत में एक जो बुनियादी सीरा छूट जा रहा है, मैं उसी से शुरू करता हूं। और वो हम लोग बात, चूंकि हम लोगों के पास एक खास तरह की भाषा है, उसी भाषा में बात करते हैं, जैसे नीतियां नहीं है, कार्यक्रम नहीं है मजदूरों के लिए। मैं तो कहता हूं कि नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बात हमको अभी करनी नहीं चाहिए। हमको इस बात की पड़ताल ज्यादा करनी चाहिए कि क्या सोच में भी मजदूर है क्या। यानी जब आप पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं तो क्या उसमें मजदूर शामिल है क्या। तो मैं ये कहता हूं कि उसमें मजदूर शामिल नहीं है। अगर मजदूर शामिल होता तो आप ये कल्पना करें कि कोई भी देश की व्यवस्था और सरकार महज 4 घंटे की अवधि में पूरे देश को बंद करने की घोषणा करे और उसके जिहन में ये बात भी न आए कि उन मजदूरों का क्या होगा। और मजदूर एक दो नहीं, अगर आप कहें तो असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी संख्या 42 करोड़ से। आप सोचिए जरा सा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सोच में ही नहीं है। एक तो सरकार की सोच में नहीं है, और दूसरी सोच कि जो पार्टी रूल कर रही है उसकी सोच में कभी नहीं रहा मजदूर। उसका कभी भी कोई सामाजिक और जो आर्थिक आधार रहा है उसमें मजदूर शामिल नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सोच में हमारी नहीं है तो तमाम तरह की दिक्कतें जो हम लोग बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक है। मजदूर जिस तरह से अगर वर्ल्ड बैंक का हम एस्टिमेट जो अभी उसने लगाया है कि लगभग 4 करोड़ लोग फंसे हैं, 4 करोड़ लोग फंसे होंगे इधर उधर। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इन 4 करोड़ लोगों को कौन संभाल रहा होगा, कौन संभाल रहा होगा। मुझे तो ये लगता है कि जो सिस्टम बना हुआ है अभी तक देश में जो बना, जैसे मैं ये कहता हूं कि हम लोग तो सीधे जानते हैं कि मजदूर होता है, मालिक होता है, लेकिन मजदूर और मालिक ही नहीं होता है। मजदूर और मालिक के बीच में एक पूरा व्यवस्थित ढांचा काम करता है, और वो ढांचा इतना मजबूत है और उसके इतने लेयर्स हैं कि शायद ही आपको, मैं ये बात बहुत दावे से कह सकता हूं कि शायद ही देश का कोई संसद में बैठने वाला नेता इस चीज को एक्सप्लेन कर सके, इस चीज को बता सके कि इतने सारे लेयर्स मजदूर और मालिक के बीच में, यानी जिनके यहाँ काम पहुंचता है या जो काम जिनका काम असली काम होता है उनके और इनके बीच। इवन कि आपको पार्लियामेंट में मैं बता रहा हूं कि पार्लियामेंट में जो मजदूर काम करता है उस मजदूर का मालिक, वो काम करता है पार्लियामेंट के लिए, लेकिन उसका मालिक 1 है, 2 है, 3 है, कोई नहीं जानता, संसद नहीं जानती। वहां के सफाई कर्मचारियों के बारे में आप पता करें कि वो किसका कर्मचारी है, संसद का काम करता है। क्या वो संसद का कर्मचारी है? नहीं है, लेकिन वो संसद का काम करते हुए संसद की जितनी जो नियम कानून है उसका सबको पालन करते हुए, लेकिन वो उसका कर्मचारी नहीं है। उसकी शर्तों पर जीते हुए हंसना है, खांसना है, नहीं खांसना है, ये सब पालन करते हुए भी उसका कर्मचारी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि हम जिस हालात में आज पहुंचे हैं उस हालात में सबसे बड़ी चिंता की जो बात है कि पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से मजदूर बाहर हो गया है। पिछले साल जब पार्लियामेंट में अध्ययन हुआ कि क्या कोई ऐसा प्रतिनिधि भी है जो ये बात कहे कि वो मजदूर पृष्ठभूमि का है, तो आपको आश्चर्य होगा, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था जो ये बात कहे कि वो मजदूर पृष्ठभूमि का था। एक भी मजदूर नहीं है पार्लियामेंट में, ये देश की, भारत की पार्लियामेंट में। आप कल्पना करें कि कैसे नीतियां, कार्यक्रमों के बारे में हम बात सोच सकते हैं कि उसके लिए नीतियां बनेगी, कार्यक्रम बनेंगे। अभी की राजनीति में क्या है? अभी की राजनीति में है कि जो मजदूरों ने, जिन मजदूरों ने जो अपनी राजनीतिक ताकत से जो अधिकार हासिल किए, जो चेतना विकसित की है, उस कैसे अधिकार को हम लूटें, उस अधिकार को कैसे हम खत्म करें, ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है राजनीति का, अभी यही चल रहा है कि मजदूरों ने जो अपनी राजनीतिक अधिकार हासिल किए थे उनको खत्म करना, और धीरे 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 सारे खत्म होते चले गए।
इसीलिए आज अब मैं ये कहता हूं कि वो बिल्कुल राजनीति के केंद्र से वो बिल्कुल बाहर हो गया है, बिल्कुल बाहर हो गया है। और अब जो है ये कोविड-19 तो क्या करने जा रहा है? कोविड-19 करने जा रहा है कि उसने जो एक स्वाभिमान अपने भीतर पैदा किया था, नहीं करेंगे मजदूरी, नहीं करेंगे आपके यहाँ, हम अपना हक मांगेंगे, लड़ेंगे, ये जो चेतना उसके भीतर, ये जो ताकत उसके भीतर इन वर्षों में पैदा हुई थी, कोविड-19 उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इस मायने में साबित होने जा रहा है। उसके इस स्वाभिमान को मारना, इसकी इस चेतना को मारना, इस कोविड-19 के बहाने एक सबसे बड़ा काम आज की जो पूरा सिस्टम है वो कर रहा है और करने जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये समाज का ताना बाना ऐसा नहीं होता तो क्या हम शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने मजदूर भूख से मर जाते रास्ते में। मजदूर का देखिए अपना कुछ भी नहीं है, ना गांव है अपना, ना शहर है अपना, वो बीच में लटका हुआ है। उसकी हालत त्रिशंकु की तरह हो गई। गांव में लौटना चाहता है लेकिन गांव में उसका अपना कुछ है नहीं, फिर भी लौटना चाहता है। केवल और केवल एक उसके भीतर एक भावना है कि वो गांव जहां वो पला बढ़ा है वहां शायद वो टिक जाएगा, जी जाएगा। उसको कम से कम सांस लेने की, कुछ बोल देने की, किसी से बातचीत कर लेने की जो स्थितियां हैं वो उसको मिल जाएंगी। वो बिल्कुल मानवीय होकर वहां लौटना चाहता है। मानवीय जो जरूरत होती है, जो भूख होती है, उससे वो लौटना चाहता है। और कोई उसको कोई सुरक्षा नहीं है। वहां नहीं है कि वहां सरकार उसको कुछ दे देगी, उसकी जो सामाजिक जो पूरा वहां जो ढांचा बना हुआ है उसको कोई वहां से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि ये लगातार जो मजदूरों की जो स्थिति बनी हुई है उसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, जब देश में 2019 का जब चुनाव हुआ तो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पहला भाषण हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बालकोनी में खड़े होकर, उस भाषण को जरूर पढ़ना चाहिए। वो साफ बोल रहे हैं, वो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं और किसके लिए सरकार। वो मध्यम वर्ग को कहते हैं कि पहली बार मध्यम वर्ग जो है वो उसको सम्मान मिला है, उसको सम्मान मिलेगा, ये मध्यम वर्ग की जीत। वो बार बार बहुत ही दावे से, बहुत ही दम के साथ ये बात कहते हैं। और ये बात, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कहते हैं, इस देश में अब दो ही जाति, एक गरीब और एक गरीब को मदद करने वाली जाति। गरीब और गरीब को मदद करने वाली जाति। आप ये सोचिए, इस बात की व्याख्या जरा करें आप कि गरीब है। अब हम लड़ाई क्या लड़ रहे थे? हम लड़ाई लड़ रहे थे समानता की। तो कह रहे नहीं, अब गरीब है और गरीब को जो कुछ दान दक्षिणा देने वाला, कुछ उस पर फेंक देने वाला एक वर्ग है, उसको भी हमको प्रोटेक्ट करना है, उसको भी ताकतवर बनाना है। तो जहां हमारी ये सोच है वहां पर हम मजदूरों के बारे में सरकार की ओर से कोई ख्याल आएगा, कोई सिस्टम कोई ख्याल करेगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये अगर हम सोचते हैं तो ये सोच हमारी बहुत अच्छी सोच है। हम तो ये समझते हैं कि जो हम जिस हालात में हम हैं, उस हालात में जब तक इन मजदूरों की राजनीति वापस नहीं लौटती है, राजनीति के केंद्र में मजदूर एक बड़ी ताकत के रूप में नहीं आता है, तब तक मजदूरों का जो स्थिति है वो वैसी ही रहने वाली है। तमाम उसकी यूनियन बनाने के अधिकार, तमाम तरह के अधिकार उसके खत्म कर दिए। एक भी कोई बताइए, कोई स्कीम ऐसा है, कोई भी ऐसी स्कीम जो मजदूरों के हितों के लिए कोई स्कीम हो, कोई बनी हो, कोई बताइए आप। कोई ऐसी स्कीम हो, कोई ऐसी स्कीम जिसमें कि उसका भरोसा, उसके भीतर एक भरोसा हो कि चलो आज दिन अगर हमको 24 घंटे काम करने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिले तो हम जिंदा रह जाएंगे। असंख्य आपको एक शिकायतें अब मिलेंगी। और मैं आपको ये बात बता रहा हूं, 90 से लगातार बढ़ रही है ये बात। और ये बात क्या बढ़ रही है कि किसी मजदूर का 1 महीना, किसी मजदूर का 2 महीना, किसी मजदूर का 3 महीना, किसी मजदूर का 4 महीने की मजदूरी मार ली गई।
अब आप सोचिए कि एक पूरी मजदूर की पूरी जर्नी में, लाइफ की जर्नी में, अगर आप इस बात को थोड़ा विजुलाइज कर सके, थोड़ा इसका दृश्य बना सके कि एक मजदूर की जर्नी में कितने दिनों की मजदूरी उसकी मारी जाती है, इसका कोई आप आंकड़ा तैयार करें तो आप हैरान रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि वो अपने मारे जाने, मजदूरी मारे जाने से ही सबसे ज्यादा परेशान है। और ये बहुत ही व्यवस्थित ढांचा है, इसकी कोई शिकायत नहीं कहीं हो सकती। आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक कंपनी में काम किया और बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया और मेरी मजदूरी मार ली गई और मैं 20 साल हो गए, 20 साल में भी मुझे वो मजदूरी मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिल पाई आज तक। मैं क्या करूंगा? मैं कहां जाऊंगा? कोर्ट में जाऊंगा अपनी मजदूरी के लिए? आप बताइए, मजदूरी से ज्यादा फिर मुझे कोर्ट में चक्कर काटने में पैसे देने पड़ेंगे। मजदूरी तो मिलने से दूर रही, कोई गारंटी नहीं है कि आपको मजदूरी मिल जाएगी। तो एक आप मेरे जैसे आदमी के बारे में अगर मैं ये कह रहा हूं कि 20 साल में अगर ये हालत है, 20 साल में मैं अपनी मजदूरी नहीं ले पाया, तो जो बिल्कुल ही कमजोर आर्थिक स्थिति वाला जो मजदूर है, उसकी आप कल्पना करें कि वो क्या उसको मजदूरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। उसके लिए स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है पूरे देश भर में? बताइए, कोई एक व्यवस्था बताएं आप जहाँ की जाए और वो कहे कि हमको कोई मेरे घर में बीमारी है, इसका इलाज हो जाए, इसके लिए दवा मिल जाए। कोई सिस्टम ऐसा है? नहीं है। वो मतलब एक इतने परेशानी के हालत में घूमता रहता है कि हम और आप तो खैर सोच ही नहीं सकते। हम तो इतने मध्य वर्ग के लोग हैं और घरों में जिस तरह से कैद रहते हैं और जितने अपने आप में ही सिमटे रहते हैं, उसमें तो कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं तो बार बार इस बात को लेकर परेशान रहता हूं और ये कुंठा मेरे भीतर होती है कि मैं मजदूरों के दर्द को बयान नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास शब्द क्यों नहीं हुआ आते। आप सोचिए, मैं परेशान ज्यादा से ज्यादा इसी बात को लेकर होता हूं। एक शब्द मुझे नहीं मिलता है जो उसकी तकलीफों को ठीक ठीक रिफ्लेक्ट कर दे, उसकी तकलीफों का बयान कर दे, नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो मजदूरों की जो हालत है आज, वो विज्ञापनों में आपको मिल जाएंगी कि मजदूर हमारा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ दिख जाएगा, उसकी न्यूनतम मजदूरी की दरें छपी हुई मिल जाएंगी। वो विज्ञापन है और सब कुछ विज्ञापन है। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र एक तरह से विज्ञापन बन गया है। विज्ञापन है लोकतंत्र, हर चीज का विज्ञापन कर दें और वो आपको वास्तविकता में नजर आएगा। हम कितना डंका पीटते रहे, अनाज में हम आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भरता की क्या परिभाषा होगी? इस देश में अनाज भंडार में अनाज का भर जाना, या फिर आत्मनिर्भरता का अर्थ ये होगा कि देश का एक आदमी भी भूखा नहीं सोएगा। आत्मनिर्भरता का ये मतलब होता है। हमारे देश में भूख से मरने वालों की संख्या क्या खत्म हो गई? नहीं हुई। आज भी मैं जिस हालात में आज बैठा हूं, मेरे पास कई जगह से मेरे पास फोन आते हैं, एक दिन का राशन दिलवा दीजिए। लेकिन क्या क्षमता, मेरी क्या औकात? आप 5 दिन का, 4 दिन का दोस्तों से कह के इधर उधर कह के एक बार आप राशन दिला सकते हैं, खाना दिला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह से लगातार स्थिति बने और फिर बाद के भी हालात हो सामने कि 1 महीने 2 महीने के बाद, तब आप और हम जैसे लोगों की क्या हैसियत और क्या स्थिति है? कितना राशन का इंतजाम करेंगे? कितना खाना आप खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। मैं तो कहता हूं धन्य है ये समाज हमारा, और मैं इसकी अपनी जो बेसिक जो कल्चर हमारे समाज की है कि वो जुटा हुआ है। हजारों की संख्या में छोटे छोटे संगठनों ने या फिर लोगों ने आपस में मिलकर कोई समूह बना के जिस तरह से लोग लगे हुए हैं इस पूरी मानवीयता को बचाने के लिए, मानवीयता के मूल्यों को बचाने के लिए, ये मैं उनको एकदम मैं समझता हूं कि ये इसी से पूरा हमारा समाज जिंदा है।
और यही समाज की सबसे बड़ी ताकत है और यही काम भी आएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने क्या सिस्टम खड़ा किया है। अब बताइए कि अगर ये पीडीएस सिस्टम जो है, अगर अंग्रेजों ने नहीं खड़ा किया होता या अंग्रेजों को उस समय बाध्य नहीं किया गया होता, तो क्या हम पीडीएस सिस्टम भी, जो राशन वितरण प्रणाली है, वो भी हमारे पास होती? शायद नहीं होती, शायद नहीं होती, क्योंकि हम तो भीख देने के आदी हैं। हम साथ में बैठा के खिलाने के आदी नहीं, हम भीख देने के आदी हैं। बहुत ही गौरवान्वित होते हैं कि हमारा कल्चर बहुत महान है। हम भीख देने वाले कल्चर की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। अंग्रेजों ने पीडीएस सिस्टम दिया जो चलता रहा, इससे कई परिवारों के घरों में चूल्हा जलता है। आज उस पीडीएस सिस्टम का क्या हाल आपने कर दिया, खत्म कर दिया। अरे भाई, कम से कम एक चीज की तो व्यवस्था कर दो देश में कि कोई भी आदमी इस देश में, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा एक शाम भी, कम से कम ये तो इंतजाम कर दो। लेकिन नहीं, हम जितनी कटौती हो सकती इसके लिए कटौती करेंगे। आप जरा एक स्टडी जरा कीजिए आप कि हमारी मजदूरी की दर क्या बढ़ी है? एक्चुअल आप निकालेंगे, एक्चुअल जिसको कहते हैं कि मजदूरी की दर अगर एक्चुअल आप निकालेंगे तो हमारी मजदूरी की दर ग्रेजुअली कम होती चली गई है हमारे देश में। एक्चुअल आप कैसे निकालेंगे? आप सोचिए, ट्रैक्टर का दाम कितना बढ़ा, सोने का दाम कितना बढ़ा, खाद का दाम कितना बढ़ा, ये तमाम जितने भी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, उसके अनुपात में आप मजदूरी की कीमत आप निकालिए। 10 दिन की मजदूरी करके पहले क्या आप खरीद सकते थे, क्या आप खा सकते थे, और आज की तारीख में आप 10 दिन की मजदूरी करके क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं? आप इसका जरा बहुत ही मोटा एक अध्ययन कर लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा कि हम कैसे मजदूरों की मेहनत लूटते रहे। और ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, दरअसल ये लूट का सिस्टम है। दो चीजों की लूट, एक नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनकी लूट, और दूसरा जो मेहनत है, श्रम है, उसकी लूट, उसको छीनना। दो चीजों को, दो ही चीजों पर तो सबसे ज्यादा। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? तो सवाल जवाब में फिर और बातें लेते हैं। ठीक है। अगर आप कुछ और कहना तो आप कंक्लूड कर लीजिए। नहीं, बस मैं ये कह रहा हूं कि ये दरअसल जिस हालात में हम लोग हैं, उसमें हम लोग आज मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की पर बातचीत कर रहे हैं। मजदूर तो देखिए प्रवासी ही होता है, मजदूर प्रवासी ही होता है इस देश में। अफ्रीका भी गया, या फिर वो कभी वो ब्रिटेन गया, कभी वो कहीं गया, कभी वो मॉरिशस गया, वो तो प्रवास में ही रहा है। यहाँ मजदूरों के लिए काम कहाँ है? हमारे सिस्टम में मजदूरों के लिए काम कहाँ है कि वो घर पे रहे और उसको अच्छे से मजदूरी मिल जाए? वो तो रहा ही नहीं है। मजदूर को लाचार बना के रखना, ये हमारी एक तरह से संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए वो राजनीति में बहुत ही जोर शोर से उसका रिफ्लेक्शन होता है। राजनीति बहुत ही आक्रामक तरीके से इसको अपने इस काम को वो करती है। मुझे तो बस इतनी ही बात लगती है और मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। So the three very important points from here, we'll take the discussion forward. One is that how sensitive we are as a society. Even during the lockdown period, just think about your life. That who is feeding you, risking his own health, risking his own life. Who is bringing vegetables to you? Who is bringing milk to you? Who is making your survival in lockdown possible? If you're not sensitive towards that person, that means that you are not sensitive even with your own life. The second important point which Anilji was making, and I also agree, that the entire narrative of the government is focused towards middle class. If you see, even during the address to the nation by Prime Minister, what he said, कि balcony में आकर था
थालियां बजाइए आप. Come to your balcony and bang your steel plates. Who has got the balcony? Who is this addressing to? Is basically the middle class who can come to the balcony. How many percentage of people in India has the luxury of having balcony and come to balcony and bang their thalis? So the entire narrative of the government also is addressing towards middle class, and we are not sensitive enough to a very large population which is feeding India, which is producing for India, and which is a creative lot also. आप देखिए कि ज्यादातर जो कलाकारी है, ज्यादातर जो लोकगीत हैं, ज्यादातर जो म्यूजिक है, वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास? वो भी यहीं से आता है. Most of the creative input also is given by this unorganized sector. And the second important point is that this worker is absolutely absent from the government policies and priorities. And the third important point, which Anilji also made and Aruna also made, that from here, what are the basic challenges? The basic challenge is to how we organize to the demands of labor, how migrant workers organize themselves to raise their demands, to come to assert their rights. और ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आंदोलन अब कैसे होंगे, क्योंकि ये दुनिया को बदल देगा. ये जो कोरोना है, ये दुनिया को बदलने जा रहा है और नए तरीके का समाज, एक नए तरीके का सरकारों को चलाने का, नए तरीके का इकोनॉमिक ऑर्डर, नए तरीके की लॉबीज पूरी दुनिया में बनेंगी. दूसरा एक बात जो मैं छोटी सी जोड़कर सवाल जवाब पर आता हूं और अब तीनों पैनलिस्ट से सवाल ही पूछूंगा. देखिए, हमको जो मीडिया बता रहा है कि कोरोना से हमारे यहाँ इतने लोग मरे, इटली में इतने लोग मरे, और हमारे यहाँ हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक बहुत कम मौतें हुई. ये बहुत अच्छी बात है और जितनी कम मौतें हों उतनी अच्छा है. लेकिन एक जो बात मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि हमारे देश में 24,000 लोग रोज मरते हैं टीबी से, मलेरिया से, कॉलेरा से, उन सब से. इन बीमारियों के लिए अस्पतालों के रास्ते हमने बंद कर दिए हैं. वो कितनी मौतें हो रही हैं हमको नहीं पता. कोविड-19 के वायरस से जो मौत हो रही है अस्पताल में जाके, वो तो हमारे डेटा में आ रही है. हालांकि टेस्टिंग बहुत कम है, रिकॉर्ड बहुत कम है उसके बावजूद भी. लेकिन इसके दूसरे प्रभावों से, भूख से, प्यास से, आत्महत्याओं के जरिए जो मौतें हो रही हैं, उसको भी कोविड-19 के ही खाते में रखिए आप. और उसकी कोई गिनती अभी कहीं से आ नहीं रही है कि कितनी बड़ी ये समस्या हमारे सामने आ चुकी है. मेरा सवाल तीनों पैनलिस्ट से है, और अरुणा जी से, शंकर जी से और अनिल जी से, कि यहाँ से आगे का, देखिए कोई आर्थिक पैकेज और ये सब तो सरकार जो है हेडलाइन बनाने के लिए करेगी, लेकिन वो कितना प्रभावी होगा और सरकारों का रिकॉर्ड क्या रहा इस सरकार का और पिछली सरकारों का भी, वो सब हम भली भांति जानते हैं. यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, खासकर संगठित होने का, कैसे आंदोलन हो, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि अब ये लॉकडाउन पीरियड है. ये लॉकडाउन पीरियड लंबा चलने वाला है. ये सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि ये सोशल डिस्टेंसिंग, मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग लफ्ज ही गलत है. तो अरुणा जी, रास्ता क्या है? और उसके बाद अनिल जी. मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहती हूँ कि अनिल जी से मतभेद नहीं है, मगर हम तो जमीनी कार्यकर्ता हैं. हमारे लिए आज कोई भूख से मर रहा है तो हम कल के राजनीति और कल के भविष्य के बारे में बात करेंगे तो हमें भगा देंगे वहां से. तो हम जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को तो आज की व्यवस्था से ही आगे बढ़ना पड़ेगा. सही है कि हम नरेगा भी लेके आए, हम आरटीआई भी लेके आए, कोई छोटी बात नहीं थी. पूरे आंदोलन भी किया, सब जगह गए, मगर जब एक आवाज को सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते तो बड़ी बातें नहीं हो सकती हैं.
आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि इतने राजनीतिक चेतना के बाद स्टेट आफ्टर स्टेट बीजेपी को जिताया, मजदूर आफ्टर मजदूर ने वोट उनको दिया, कितने हम लोगों ने कैंपेनिंग की, कहां कहां नहीं गए, ये बताते हुए कि आपकी विपरीत जाएगा, आपका नरेगा भी बंद होने वाला है, फिर भी उन्होंने वोट दिया है। तो लेट अस नॉट रोमांटिसाइज एनीथिंग, लेट्स लुक एट रियलिटी। तो इसलिए आज इस रियलिटी में मैं जीती हूँ। इस रियलिटी में कई सारे प्रश्न उठते हैं। एक तो कौन बनाता है नीति? नरेगा तो मजदूर ने बनाया ना, वो कौन सा मंत्री ने हमें दे दिया, ना कौन सा संतरी ने हमें दे दिया। वो तो बहुत इतना ऑपोजिशन हुआ, हर पार्टी के अंदर से ऑपोजिशन हुआ, लड़ झगड़ के लिए हैं। और आप लोग अखबार पढ़ते थे तो आपको पता है कि इतने गालियां हमें बकी जाती थी हर जगह नरेगा को लेके। मगर पहली बारी नरेगा एक मजदूरी की मांग को कहीं ना कहीं सरकार ने स्वीकारा। एक विरोधाभास हमारी सोच में ये है कि हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि हम लोग बहुत छोटे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो बड़ा काम कौन करेगा? या तो बड़ा काम सरकार करेगा या बड़ा काम कोई बड़े पैसे वाले करेंगे। मेरे लिए तो सरकार ही करना होगा, सरकार को करवाना होगा। मैं इस सरकार की बात नहीं कह रही हूँ, कोई भी सरकार आए वो सरकार को करना होगा। इसलिए हमारा संघर्ष ये है कि उस सरकार को मजबूर करे। प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है आज, क्योंकि हमें इस कोविड ने बंद कर दिया है कमरों में और बंद कर दिया है गाँव में, हम एक गाँव से दूसरे गाँव नहीं जा पा रहे हैं। तो मोबिलाइज भी कैसे करेंगे, ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा एक इश्यू है। इसके लिए मैं जूम के एक चर्चा में मैं अपने रणनीति नहीं बताऊंगी। मैं रणनीति इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि जूम के ऊपर भी प्रश्न है। जूम के ऊपर ये पूरा जो जूम ये जो मीडिया हम हमारे सबके पास लेके आया, इसके बारे में मेरे दोस्तों से मुझे इतने सारे ईमेल्स आए हैं कि जूम इज अ स्पाइंग मैकेनिज्म। आप बताइए, जब सर्वेलेंस इस हालात हमारे ऊपर हो गया है कि हमारे सोच के हर छोटे छोटे चीजों को सरकार सुनना चाहती है और लोग जो सुनते हैं उनसे लेना चाहती है, तो हमारे सामने बहुत सारे परेशानियां हैं। तो मुझे लगता है कि मजबूर करना ही पड़ेगा हमारे राज्य सरकारों को। केंद्र सरकार केवल एक नहीं है, राज्य सरकार के साथ सामने खड़े होके उनसे बात करके कहीं ना कहीं ये करवाना ही होगा, ये हमारा हक है, लेना ही होगा। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा हो या हमारे लिए मजदूरी की सुरक्षा हो, ये तो करवाना ही पड़ेगा। आजकल से तो हमारा खुल गया है नरेगा, राजस्थान में हमने खुलवा दिया है उसको, ताकि लोग मजदूर जा सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं। और उनकी बैक पेमेंट्स के लिए भी हम लड़ रहे हैं कि जितने दिन उनकी जो डिमांड्स हुए थे उसका दीजिए। हमारे मजदूर जो हैं आज, उनके लिए तो उनकी भाषा और हमारे भाषा में बहुत फर्क है, और वो खाई हम और आपकी गलती है। कैसे शिक्षा बनाए हैं, कैसे शिक्षा नीति बनाए हैं, कैसे हमने किन लोगों को क्या क्या सुविधा दिया है। तो पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत अति आवश्यक है आपको और हमें करने के लिए। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, थियरी से प्रैक्टिस आता है कि प्रैक्टिस से थियरी आती है? प्लीज टेल मी फ्रेंड्स, who evolves what? So we are talking as if we have to do something for somebody. The massive amounts of people who are dying of hunger are not going to rise to a position where they will get involved in some thought process. The first thing, hunger has to be appeased. And then we talk about theory, we talk about struggle, everything comes and happens to be. Isliye I would say, one step at a time. The first thing is we have to prevent them from dying like nine pins. We have to prevent them from all the multiple diseases that are attacking them. We have to make sure that their livelihoods are protected. And that is the first step. When that is somewhat addressed, we will always, and we've always had a political agenda, and KSS has always been has had a political agenda, and we go ahead with it. But I also know the limitations of each one of us. Even you who are a political party, I don't know what your membership is. I don't know how far spread you are. I don't know how many people you can assemble at a point. But I know that even my best friends who have the most radical opinions and the most progressive thoughts have not been able to get it going, except for the state of Kerala, where I see excellent things happening. I have not seen it happen in any other state. So there are huge question marks about theory, about theoretical understanding, about taking these positions. We have to translate it into the language of the people. And that's where I think we have all failed. So we have a lot of steps ahead. We have to first insist that after COVID, each worker will get employment. Each worker will get employment in the private sector.
each employment will get in the private public sector, and we have to call the bluff. Kyunki everywhere the Prime Minister is indulging in rhetoric. We have to call the bluff. What nonsense. Of course, I agree with you. If you do banging of your plates on a balcony and if you light lamps, nothing is going to happen. But that's where we have to demand for the right things. We have to ask for food. We have to ask for employment. And we also have to insist that these things have to be done. After all, many of the people who are suffering today have given him the vote. They voted him to power. If we had had the power of persuading people, should this government have ever come to be? So I think we have to face our own limitations that exist, and we have to fight for today. And I think it's important that Anilji's whole statement is very good. I totally agree with his analysis. But in practice, what do we do? So in practice, you have to begin where they are. That's the first step. They want food, they want employment, we have to begin there. If we don't begin there, we will not be able to mobilize them, we'll not be able to take them with us, and we'll not fight the larger battles. थैंक यू अरुणा जी। और लक्ष्मण का सवाल है, लक्ष्मण जी का, कि कितने लोग हैं माइग्रेंट वर्कर्स जो फंसे हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक की भी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई, 4 करोड़ लोगों की बात की है। और अनिल जी के पास में आऊं उसके पहले एक छोटी सी मैं न्यूज आप लोगों से शेयर कर दूं जो मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। 2 खबरें आई जो कि अरुणा जी कह रही, उस पे उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए, अमेरिका में कई शहरों में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग बाहर निकलकर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए 2-2 मीटर के फासले पर खड़े होकर इजराइल में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, हजारों लोग शामिल हुए। तो इस लॉकडाउन में पॉलिटिक्स लॉकडाउन नहीं है, वो कहीं ना कहीं हो रही है। डिजिटल माध्यम जरूर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बहुत सारी बातें उसकी लिमिटेशंस हैं, और हमारा जो डिजिटल डिवाइड है इस देश का वो भी उतना ही डिवाइडेड है जितना कि अमीरी गरीबी और जातीय जितना डिवीजन है। तो वो डेमोग्राफिकल जो डिवीजन है इंटरनेट का, वो भी वैसा ही है। तो हम अगर इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से अगर अपने आंदोलन खड़े करेंगे तो उसकी बहुत सीमित दायरा होगा। तो अनिल जी, आगे का रास्ता क्या हो, कैसे आंदोलन चलेंगे? आपसे एक ही चीज कहना चाहती थी, मेरी इजाजत है तो मैं? जी बोलिए बोलिए। आजकल हमारा पुलिस स्टेट है। क्या आप चाहते हैं हमारे कोई मिडिल क्लास के लोग दिल्ली में या कहीं भी बाहर निकल के आ सकते हैं? जब पुलिस स्टेट है यहाँ पे, एक्चुअली इट इज अ पुलिस स्टेट, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट्स अ पुलिस स्टेट। So in that police state, do we still enjoy democratic rights? So the fundamental question is, कि middle class people who are the most timid in the case of any struggle, the working class will struggle, but the middle class is very timid. How are they going to come out? There has to be some assurance in its structure that they will not be made into immediately arrested, and they will not be UAPA, slapped on them that they're not going to jail. There is a fear now, and that fear psychosis exists. So I would like Anilji also to address this. How are you going to get to middle class people onto the streets? Can you? Want to add that, the police state, the government and the police won't end it. People of India will have to, stand against it and fight for their own rights. Anilji, कैसे चलेगा आंदोलन? But of course. अनिल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, हो गया? जी बोलिए। आ गई आवाज? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं पहली बात तो ये कि देखिए, मैं जो अपनी बात कह रहा था, वो बात मैं इसलिए कह रहा था कि जो अब तक के जो अनुभव रहे हैं और जो उसका आउटकम है, वो मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा था।
कि जो हमारे आउटकम है, जैसे मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि हम, और ये समझने के लिए चीजों को केवल हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि चीजों को हम लोग समझें कि क्या चीजें फिर पीछे छूट जाती हैं, और फिर ऐसी स्थिति जब आती है तो हम लाचारी की स्थिति महसूस करने लगते हैं। इसको केवल समझने के लिए पहला बात, फिर दूसरी बात कि भविष्य में क्या किया जा सकता। तो जैसे मान लीजिए कि अरुणा जी भी कह रही थी कि नरेगा का मसला आया। अब नरेगा का जब मसला जब आया, नरेगा जब बना, तो हमने उस पर एक क्रिटिसिज्म भी लिखा। और वो क्यों क्रिटिसिज्म लिखा है? चूंकि ये मेरे अनुभव से पैदा हुआ था। क्या अनुभव से पैदा हुआ था? कि हम जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने एक सिलसिला शुरू किया कि अब आपको आधी तनख्वाह दी जाएगी, आपको 30% मिलेगी और आपको महीने भर का काम चलाना है। और ये बात जिस समय हमारे साथ घटित हो रही थी, उसके बाद ही ये मनरेगा भी आया। यानी कि 100 दिन के काम में आपको 365 दिन चलाना पड़ेगा। अच्छा लगता है कि 365 दिन नहीं मिल रहा है, कम से कम 100 दिन का काम मिले, चलो भाई उससे तो बेहतर है। मैं उस समय ये बात इसलिए कह रहा था कि देखिए एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि अब आपको 100 दिन की मजदूरी में 365 दिन खाने की, आपको पेट को आपको मैनेज करना है, आपको परिवार को मैनेज करना है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल जो बात, इंपॉर्टेंट जो बात थी, वो ये थी कि हम लोग जो नारा लगाते थे कि हमें रोजगार चाहिए, वो रोजगार का जो पूरी राजनीति थी वो पीछे चली गई। यानी जो हम बात अस्थाई नौकरी की बात जो करते थे, वो बात पूरी की पूरी राजनीति से गायब होती चली गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल राजनीति के साथ साथ क्या हम लोग जो एक स्ट्रक्चरल जो लड़ाई होती है, जो यानी जिसको लॉन्ग टर्म लड़ाई कहते हैं, क्या उसको नहीं देखना चाहिए या उसको एकदम भूल के प्रैक्टिकल में ही बात करनी चाहिए? मैं ये बार बार लोगों से ये पूछता हूं और सवाल करता हूं और अपने आप से भी पूछता हूं। देखिए आज जो सिचुएशन आई है, आज केवल ये कोविड का तो मसला है नहीं कि केवल कोविड अभी है, महामारी है और इसलिए सारा कुछ हो रहा है। कोविड के साथ सारा कुछ मिक्सअप है, सारे पॉलिटिकल सवाल मिक्सअप है आज की तारीख। इकोनॉमिकल जो सवाल है आज मिक्सअप इसके साथ। ये तो आना था और आज आया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को केवल ये एग्जामिन करने की जरूरत है कि जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं और जो छोड़ रहे होते हैं, क्या वो कुछ बुनियादी चीजें होती हैं? आगे की जब हम बात करेंगे तो हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो तत्कालिकता है उसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा, जो भूखा है उसको चाहिए, जो रोजगार जिसके पास नहीं है वो करनी पड़ेगी और सबसे पहले करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जो पूरी बात करेंगे आप, उसमें 90% से ज्यादा बात यही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि कम से कम 10% जगह, 10% स्पेस हमको ये बना के रखना पड़ेगा, ताकि जो भविष्य के लिए जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो बने, उसकी जगह बने। ऐसा ना कल सुनने में आए कि पार्लियामेंट में एक भी मजदूर पृष्ठभूमि का प्रतिनिधि नहीं है और ये मजदूरों का देश है। ये आयरनी हमको ये सुनने को ये मिले। ये कम से कम हम चाहते हैं कि हमारी जो भी आगे की जो लड़ाई हो उसमें ये बात ना है। तो आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे के लिए हम जिस स्थिति में है, देखिए मध्यम वर्ग जो है उसके तो और डेमोक्रेटिक राइट्स और भी कर्टेल हो चुके हैं एक तरह से। अरुणा जी ठीक कह रही हैं कि जिस हालात में हम बैठे हैं वो हालात अब हमको तो बांध दिया हमको। लड़ाई तो इसी जो आज भी सड़कों पर है उसी को लड़ाई लड़नी है और वही लड़ाई लड़ेगा। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो वही लड़ाई लड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आज की तारीख में बहुत नए नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि तमाम बातों के बावजूद जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी लोगों को खाना, राशन, कच्चा राशन, सब्जी, पक्का राशन, ये तमाम जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये लोग कौन है? और क्या ये जो लोग हैं वो कल की जो राजनीतिक शक्ति बनने वाली है, क्या उन राजनीतिक शक्तियों की जो पहचान है
इनके बीच में हम नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को इनके बारे में, इनके आगे जो भविष्य की जो लड़ाई पूरी है उसका कुछ भी बुनने से, उसके बारे में कुछ भी सोचने के साथ साथ हमको इन लोगों के बारे में, जो इस तरह के जो संगठन ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उस पर बहुत गौर करना और ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो सोशल एसोसिएशन डेवलप हो रहा है, सोशल एसोसिएशन जो अभी डेवलप हो रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की तारीख में हमारे लिए है। और उस सोशल एसोसिएशन का हमको लाभ कैसे उठाना चाहिए, मैं अभी चर्चा इसलिए यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं और ऐसे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि हम तो घरों में बंद हैं, हम बहुत जगह नहीं जा सकते, नहीं सुन सकते, ना बात, हमारे सरोकार भी बहुत बड़े नहीं है, इसीलिए हमको बहुत कुछ जानने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं जो संकेत सुन पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ, उसमें यह है कि लोग निश्चिंत नहीं बैठे हुए हैं, और जो राजनीतिक अधिकारों का जो कर्टेल है, लोकतांत्रिक अधिकारों का जो कटौती की जा रही है, और जो नए तरह के जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने की एक जो कवायद चल रही है, उसको लेकर लोग सचेत हैं और अपने स्तर पर नए नए तरह के प्रयोग करने में लगे हैं। मैं बस केवल संकेत के रूप में ये इस वीडियो जो हमारी जो बातचीत है उसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ। अनिल जी ने एक उजली तस्वीर पेश की है और उम्मीद जताती है, और मैं भी ऐसे बहुत से संकेत जरूर देख रहा हूँ। अरुणा जी, आपने एक बात की कि लोग अधिकारों की बात करते हैं, परेशानी में भी होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो वोट इन्हीं पार्टियों को दे आते हैं जो उनके खिलाफ काम कर रही हैं। तो यहाँ से आगे, जैसे अनिल जी ने एक बड़ी उम्मीद जताई है अपनी बातचीत में, तो क्या हम एक दो ऐसे उम्मीद हमारे पास है कि हम इन पॉलिटिकल नैरेटिव को कैसे रिवाइव करें? क्या तरीका होगा कि ये जो लोग हैं जो पहचान के नाम पे या ध्रुवीकरण के नाम पर अपने अधिकारों की बलि दे आते हैं वोटिंग मशीन के आगे जाके, इनकी आगे की नैरेटिव कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं? जनाब, शंकर जी से भी मेरा यही सवाल होगा। शंकर जी, आप लोग बिल्कुल एकदम जमीनी तौर पे बात करते हैं। नैरेटिव बदलने का काम इकोनॉमिक इश्यूज से शुरू होता है, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज को आप छुएंगे नहीं तो नैरेटिव नहीं बदलेगी। आप यदि कह देंगे कि आपका हम थॉट बदलेंगे और आपके लिए कहीं भी जाके खाना खाओ या कब मरो, उससे शुरू नहीं होता है। इसीलिए पिछले 30 सालों से, उससे पहले से मजदूरों के साथ बैठते उठते जीते राजनीतिक बातें सुबह से शाम तक होती है। मगर राजनीति में हम भी कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव्स में हम भी कमजोर पड़े हैं। हमने कुछ अनसुनी कर दी कुछ नैरेटिव्स को, हमने हिस्ट्री को वो जो डिस्टॉर्ट कर रहे थे उसके खिलाफ हम लोगों ने मिलके एक आवाज से उसको काउंटर नहीं किया। हम लोगों ने स्कूल करिकुला बदली है, उसमें कितने लोगों की आवाज आई है। हम तो कहीं ना कहीं दावा लगाते हैं, गांव गांव में जाके बोलते हैं, सब लोगों को चेताते हैं, काउंटर एजुकेशन स्कीम्स चला रहे हैं, सब कुछ। हम बाय द वे हम एनजीओ नहीं है, हम किसी से धन नहीं लेते हैं, फाउंडेशन नहीं है, हमारी कोई चैरिटी नहीं है, हम रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है। मजदूर किसान शक्ति संगठन पिछले 30 साल में पब्लिक फंडिंग से जी रहा है, जो आजकल आप उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। हमारे मई दिवस जो 1 मई है, हमारा जन्मदिन है, जो गांव के सारे लोग हमें अनाज लेके आते हैं, उस अनाज से हम सारा साल जीते हैं। हम लोग बहुत न्यूनतम मजदूरी पे जीते हैं, हमारा साधारण जीवन है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मेरी पृष्ठभूमि कोई आईएएस ऑफिसर की नहीं है, मेरी पृष्ठभूमि इस जगह कोई मध्यम वर्गीय महिला की भी नहीं है। मैं जितना तक उनके बीच में डल सकती हूँ डली हूँ, मगर मैं हम सबसे सवाल करती हूँ, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं जब करिकुलम बदलता है? अब इतना भारी करिकुलम बदले हैं ये लोग सब जगह, जनता की आवाज क्यों नहीं उठी है? जो प्रिंसटन में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ना जाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करना चाहते हैं, हम लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हिस्ट्री को? हम चुप रहे। जो बच्चा उस स्कूल में जाएगा उसकी माँ या मैं कहूंगी नहीं नहीं
राणा प्रताप की कहानी वो नहीं है, ये है, तो क्या सुनेंगे मेरी बात वो बच्चे? इसलिए हम लोगों की जो बुनियादी लड़ाई, कई सारे हम लोग चुप रह गए। हम लोग रिलीजन के बारे में पब्लिकली बात नहीं किए हैं, भले हम एथियस्ट हैं, भले हम नास्तिक हैं, नहीं तो हम अग्नोस्टिक हैं। हम लोगों ने रिलीजन की बातचीत सामने सब लोगों के सामने की नहीं है। कहाँ किया है? इसलिए हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग बिल्कुल रिलीजन को परे रख के बोलते हैं। तो रिलीजियस डिस्कोर्स के एरिया को हमने फ्री छोड़ दिया। आफ्टर गांधी there has been no one in India who stood within the Hindu paradigm and talked about secularism boldly and loudly. Whatever we may think of Mahatma Gandhi, that's another business. But there is a historical fact that no one stood there. So what has happened? So you are either a Hindu or you are secular. What is this nonsense? जो distortion हुआ है अभी, you can't be both Hindu and secular. Either you're secular or you're Hindu. This narrow, absolutely polarized discussion अभी चालू हुआ है. We are responsible for it. We have to address it. We have to talk religion, even if you don't believe in it. But you have to talk religion. You have to talk religious practice. You have to talk theory. हम लोग जहाँ रहते हैं, it's very difficult not to be part of some kind of low-key religious function. It could be कबीर भजन, it could be something. वो तो होता रहता है गांव में. उसमें तो शामिल होना ही पड़ता है ना. तो there you have to raise issues. I live in the land of Bulle Shah. I live in the land of Latif. I'm living in Rajasthan, which is a very big area of Sufi concerns. वो Sufi music क्या कहता है हम लोगों को? So I think we have ignored people's culture in participation. We've talked about it theoretically, but where are we part of it? Where do we go in large numbers to attend their functions, to be part of their rituals, and then by being part of it, turn them around? We don't do it. So we must also introspect about what we have not understood about cultural change. T.M. Krishna is a good friend of mine. Why is he fighting within the paradigm of classical music today? He's fighting inside the paradigm of classical music. How many of us have fought within the paradigm of Hindu culture, not religion, Hindu culture, to gain our space? So I think what we need to do is to introspect a lot. And otherwise, we are not going to go ahead with our political agenda. The narratives will only change if we are part of the discussion of the narrative. If we are part of the narrative, it can't be done from outside. So we have to get into the narrative and change it. I think we have to get rid of some of our. For me, it happened after Ayodhya. I didn't come to this realization suddenly. Till Ayodhya, I never talked religion. I was not interested. I'm not interested in religion. But after Ayodhya, I understood we must speak religion. We must understand what people think. We must say, we also, if I don't believe in it, I don't believe in it. But why don't I believe in it? Explain the rationality of it. No Dabolkar will be shot if we explain the rationality of it. No Pansare will lose his life. No Gauri Lankesh will be shot. So we have to also understand that we've somehow, by not wanting to be part of the people and participate in their lives, foregone great opportunities for discussion. So I think we'll have to understand that we have to rethink our processes and rethink. Ideologies will not change. I don't believe in a post-ideology and a post-truth generation. I don't believe in it. I think we live in an ideology. But the ideology has got to be translated to people in their words, in their understanding, in their context. So I think these are my lessons that I have learned. I'm not prescribing it to you, who am I? But I feel that my lessons in being able to mobilize people and be part of them. I'm from Tamil Nadu. I came and settled down in Rajasthan. I'm of course a Delhi wali, so I know Hindi, but I'm not a North Indian by birth. How come I could become part of the extraordinary musical culture of Rajasthan, of the dancing of the women, of being able to participate in everything, understand how their minds work. And by exhibiting that I could also be a part of their culture, demand that they be part of mine. So they listen to some things I say. Otherwise you can't do it. बिल्कुल अरुणा जी आपसे सहमत हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई तो बहुत फ्रंट पे लड़नी होगी, नए तरीके से लड़नी होगी। और दूसरी बात जो अनिल जी और आपकी बात से समझ में आती है कि
जो पिछले 30-35 साल में हम लोग राजनीति भटकी है, समाज ही भटका है, ये शायद कोरोना का जो संक्रमण काल है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो ये आर्थिक मंदी है, बहुत विषम समय होगा, बहुत कठिन समय होगा, बहुत से लोग की नौकरियां और जाएंगी, चली गई हैं ऑलरेडी। इस मुश्किल समय में एक नई राजनीति जरूर जन्म लेगी, नए तरीके का साहित्य लिखा जाएगा, नए तरीके से लोग ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। और एक मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारा मिडिल क्लास भी कुछ इससे नसीहत लेकर, वो जो दूरी एक मिडिल क्लास और कामगार के बीच में आ गई है, जो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का जो डिफरेंस हमारे समाज में आ गया है, शायद वो डिफरेंस कुछ कम हो, ज्यादा सेंसिटिव हो मिडिल क्लास, और ये लड़ाई नए ढंग से अधिकारों को लेकर लड़ने का एक एक्सपेरिमेंट जरूर, एक प्रयोग होगा। अब देखते हैं कि इसके बाद जब लॉकडाउन उठेगा और किस तरीके की ध्वनि लोगों को सुनाई देती है, किस तरीके का नैरेटिव क्रिएट होता है, तो आगे की चर्चा हम लोग अभी बात दूसरे करते हैं सेमिनार के बाद। कोविड-19 जुड़े मसले पर करते रहेंगे। अरुणा जी, शंकर जी, अनिल जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, और बहुत अच्छी चर्चा रही, और हम लोग इस तरीके की चर्चा आगे भी करते रहेंगे। Thank you very much.